हेलो, आई एम चंद्रेश पटेल फ्रॉम दिया ऑनलाइन साइंस एकेडमी। आज हम कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज और कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज में जो फॉर्मूलाज हमने अब तक नहीं डिराइव किए वो डिराइव करते जाएंगे। जैसे एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट एंड ऑस्मोटिक प्रेशर, ये सभी की फॉर्मूला भी हम इसमें डिराइव करते जाएंगे। तो पहले कोलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या है वो समझना है। तो यहाँ पे मैं वाटर ले लेता हूँ और वाटर का बॉइलिंग पॉइंट है 373.15 केल्विन। उस टाइम पे उसका प्रेशर होना है 1 एटमोस्फियर, मतलब 1.013 बार। और हम जानते हैं कि भाई सॉल्यूशन बनाएंगे, वाटर में से मैंने सॉल्यूशन बना दिया तो वेपर प्रेशर सॉल्यूशन का क्या होगा, डिक्रीज जाएगा। और इसको इंक्रीज करने के लिए टेम्परेचर इंक्रीज करना पड़ेगा। वेपर प्रेशर डिक्रीज जाएगा, उसको 1 एटमोस्फियर लाने के लिए टेम्परेचर को इंक्रीज करना पड़ेगा और इसका बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होगा। तो ये सॉल्यूशन बनाने के लिए अब मैं 1 kg वाटर और 1 मोल शुगर डाल दूं तो ये जो सॉल्यूशन है उसका बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज कितना होगा, तो 0.52 केल्विन बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होगा। और इंक्रीज हो गए इसका बॉइलिंग पॉइंट हो जाएगा 373.67 केल्विन। मतलब मैंने 1 मोल शुगर ऐड किया वाटर में तो बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज हुआ। अब मैं वाटर में 1 kg वाटर 1 मोल शुगर की जगह 1 मोल ग्लूकोज, तो भी बॉइलिंग पॉइंट 373.67 केल्विन होने वाला है। 1 kg वाटर प्लस 1 मोल यूरिया, तो भी बॉइलिंग पॉइंट 373.67 केल्विन होने वाला है। 1 kg वाटर प्लस 1 मोल NaCl, तो बॉइलिंग पॉइंट इतना इंक्रीज नहीं होगा, इससे डबल बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होगा, इससे डबल होगा। डबल करो तो 1.04 केल्विन इंक्रीज होगा। इसका मतलब क्या हो कि भाई NaCl का आयोनाइजेशन हो कि Na प्लस और Cl माइनस आयन बनते हैं तो 1 kg में नंबर ऑफ पार्टिकल डबल हो जाते हैं तो बॉइलिंग पॉइंट डबल हो जाता है। तो बॉइलिंग पॉइंट जो इंक्रीज हो रहा है विच इज डिपेंड्स ऑन नंबर ऑफ पार्टिकल। जो बॉइलिंग पॉइंट यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है इसमें इक्वल इंक्रीज हो रहा है क्योंकि 1 मोल, सब में 1 मोल मैंने ले लिया। 1 मोल वेट अलग अलग हो सकता है पर नंबर ऑफ पार्टिकल सेम रहेंगे। तो जो बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज हो रहा है विच इज डिपेंड्स ऑन नंबर ऑफ पार्टिकल, नॉट डिपेंड ऑन नेचर ऑफ सॉल्यूट, नॉट डिपेंड्स नेचर ऑफ सॉल्यूट, नॉट डिपेंड्स नेचर ऑफ सॉल्यूट। तो इस ऐसे प्रॉपर्टी को हम कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज बोलते हैं। देखो, दोज प्रॉपर्टी ऑफ सॉल्यूशन डिपेंड्स ओनली ऑन द नंबर ऑफ सॉल्यूट, जो सॉल्यूट के नंबर पे डिपेंड करते हैं, आर नॉट ऑन नेचर ऑफ सॉल्यूट, are not depends on the nature of solute particles are called colligative properties। ऐसे प्रॉपर्टी को हम colligative properties बोलते हैं। ऐसे प्रॉपर्टीज का जो एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल 1, lowering vapor pressure of solvent। Second, elevation of boiling point of solvent। Third, depression of freezing point of solvent। And fourth, osmotic pressure of solution। ये चारों
कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के एग्जाम्पल है रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट, डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट एंड ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। तो हमें अब ये हो गया है हमारा 1, 2 और 3, ये तीनों का फॉर्मूला हमें डिराइव करना है, डिटेल में इसको समझना है, तो हम आगे इसकी बात करेंगे। मुझे एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट पढ़ना है। एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट समझने के लिए हम वाटर का ही एग्जाम्पल लेते हैं। तो वाटर नॉर्मल टेम्परेचर रखो ना 25 डिग्री सेल्सियस। ये 25 डिग्री सेल्सियस पे उसकी जो वेपर बनेगी तो उसका प्रेशर लेस देन 1 एटमोस्फेयर। 1 एटमोस्फेयर के इसका प्रेशर कम होगा। अगर मैं इसको प्रेशर को 1 एटमोस्फियर ले जाना है, कितना 1 एटमोस्फियर, तो मुझे टेम्परेचर क्या करना पड़ेगा, इंक्रीज करना पड़ेगा। और इंक्रीज करके मैं अगर उसको 100 डिग्री सेल्सियस ले जाऊं तब 1 एटमोस्फियर प्रेशर मुझे मिलेगा। तो वाटर की जो वेपर है उसका प्रेशर जब 1 एटमोस्फियर आता है तब टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस, तो वही टेम्परेचर को हम वाटर का बॉइलिंग पॉइंट बोलेंगे। मतलब 1 एटमोस्फियर प्रेशर, 1 एटमोस्फियर 1.013 बार प्रेशर जब कोई भी वेपर का, लिक्विड की वेपर का आता है तो वो टेम्परेचर उसका बॉइलिंग पॉइंट हो जाता है। देखो, द टेम्परेचर एट विच वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड इज इक्वल टू 1 एटमोस्फियर। 1 एटमोस्फियर लिक्विड का वेपर प्रेशर लाने के लिए जो टेम्परेचर जरूरी है वही टेम्परेचर को हम क्या बोलेंगे, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ दिस लिक्विड एट द प्रेशर, एट दैट प्रेशर। ये लिक्विड का हम बॉइलिंग पॉइंट बोलेंगे। अब बात है बॉइलिंग पॉइंट समझ में आ गया। कोई भी लिक्विड ले लो, नॉर्मल कैरोसिन ले लो, पेट्रोल ले लो, कोई भी लिक्विड ले लो, उसका 1 एटमोस्फियर प्रेशर लाने के लिए आपको उस लिक्विड को जो भी टेम्परेचर देना पड़ेगा वही टेम्परेचर इसका बॉइलिंग पॉइंट होगा। मतलब प्रेशर इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, और प्रेशर 1 एटमोस्फियर होना चाहिए। 1 एटमोस्फियर मीन 1.013 बार, ये भी याद रखना है, 1.013 बार होना चाहिए। अब मुझे एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट पढ़ना है। एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट पढ़ना है तो एक और चीज हम जानते हैं, वाटर क्या है, सॉल्वेंट है, उसमें +1 मोल शुगर, तो क्या बनेगा, सॉल्यूशन बनेगा। सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर सॉल्यूशन से ज्यादा होता है, तो ऑलवेज वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट इज हायर देन सॉल्यूशन। मतलब ये सॉल्यूशन जिस सॉल्वेंट में से बना है वो सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर सॉल्यूशन से ज्यादा होता है। हम ऐसा इमेज कर सकते हैं कि भाई वाटर का जो सॉल्वेंट है, वाटर उसका नॉर्मल कंडीशन में या तो 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे वेपर प्रेशर 1 एटमोस्फियर है, 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे उसका वेपर प्रेशर 100 डिग्री सेल्सियस है, तो ये उसका बॉइलिंग पॉइंट हो गया। इसका क्या हो गया, बॉइलिंग पॉइंट। जब मैंने उसमें शुगर डाली, सॉल्यूशन बना, तो वेपर प्रेशर डिक्रीज। वाटर का बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस है क्योंकि उस टाइम पे उसका वेपर प्रेशर 1 एटमोस्फियर है, उसमें 1 मोल मैंने शुगर डाल दी, सॉल्यूशन बना, तो वेपर प्रेशर 1 एटमोस्फियर से डिक्रीज होगा। लेस देन, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इज लेस देन 1 एटमोस्फियर। वेपर प्रेशर 1 एटमोस्फियर से कम होगा। अब मुझे उसको 1 एटमोस्फियर लाना है। इफ आई वांट टू increase अप टू 1 एटमोस्फियर, इंक्रीज करके मुझे 1 एटमोस्फियर लाना हो तो मुझे टेम्परेचर इंक्रीज करना पड़ेगा।
तो मुझे टेम्परेचर क्या करना पड़ेगा, इंक्रीज करना पड़ेगा। टेम्परेचर इंक्रीज करूँ क्या, सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन इज इंक्रीज, दिस इज नोन एज एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। फिर से बात कर रहे हैं, हमने क्या किया, वाटर ले लिया, वाटर का 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर हो तब जाके उसका टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस, इसकी को इसका बॉइलिंग पॉइंट बोलते हैं। अब वाटर में मैंने 1 मोल शुगर ऐड कर ली, 1 मोल शुगर, क्या बना, सॉल्यूशन बना। तो वो जो सॉल्यूशन बन रहा है उसका वेपर प्रेशर लेस देन 1 एटमॉस्फेयर, उसका वेपर प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर से कम हो जाएगा। अब मुझे बॉइलिंग पॉइंट है सॉल्यूशन का लाना है, तो वेपर प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर लाने के लिए इफ आई वांट टू इंक्रीज अप टू 1 एटमॉस्फेयर वेपर प्रेशर, तो मुझे टेम्परेचर इंक्रीज करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, टेम्परेचर इंक्रीज करना पड़ेगा। और टेम्परेचर इंक्रीज करके वेपर प्रेशर अगर 1 एटमॉस्फेयर आ जाता है तो वो टेम्परेचर ए सॉल्यूशन का क्या हो जाएगा, बॉइलिंग पॉइंट हो जाएगा। तो टेम्परेचर इंक्रीज हुआ, बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज हुआ, विच इज नोन एज elevation in boiling point. This increase in boiling point of the solution, this increase in boiling point of the solution is called elevation of the boiling point. इसी को ही elevation of boiling point बोलते। अब पूरा ये फॉर्मूला में डिराइव करना है तो ग्राफ, मतलब एक ग्राफ बनाना पड़ेगा और इसके हिसाब से हमें फॉर्मूला डिराइव करेंगे। ये टेम्परेचर है, ये वेपर प्रेशर है, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट की हम बात कर रहे हैं। तो देखो वाटर लेते, तो जब हम वाटर लेंगे तो टेम्परेचर हम यहाँ पे इंक्रीज करते जाएंगे। तो कोई एक ऐसे टेम्परेचर पे इसके आगे वो लिक्विड फेस में सॉल्वेंट, अगर वाटर लेते तो इस टाइम पे उसका बॉइलिंग पॉइंट, अरे वेपर प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर रहेगा। 1 एटमॉस्फेयर से ऊपर जाते तो वो गैस फेस में मिलेगा। और जैसे ही हम ये टेम्परेचर, उस टेम्परेचर को हम वाटर है तो TB0 बोलेंगे, चलो TB0। और इस टेम्परेचर से जैसे ही हम नीचे आएंगे तो वेपर प्रेशर क्या होगा, डिक्रीज होगा। और ये डिक्रीज 1 एटमॉस्फेयर से कम वेपर प्रेशर है तब जाके लिक्विड फेस में मिलेगा। क्या मिलेगा आपको, लिक्विड फेस में मिलेगा। अब मैं उसमें शुगर ऐड कर रहा हूं, तो जैसे ही शुगर ऐड करूंगा तो ये प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर डिक्रीज होकर अप्रोक्सीमेटली लेस देन 1 एटमॉस्फेयर, 1 एटमॉस्फेयर से वेपर प्रेशर कम होने वाला है। अब फिर से वो सॉल्यूशन हो गया, और सॉल्यूशन का मुझे वेपर प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर लाना होगा तो टेम्परेचर इंक्रीज करना पड़ेगा। मैं इंक्रीज करता जाऊंगा तो कोई स्पेसिफिक टेम्परेचर पे उसका वेपर प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर होगा। ये तब तक लिक्विड फेस है। जैसे ही 1 एटमॉस्फेयर आ जाता है उसके आगे जाएगा तो गैस फेस में आ जाएगा। और ए टेम्परेचर ए सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट हो जाता है विच इज नोन एज TB। इस टेम्परेचर को हम क्या बोलेंगे, TB। तो देखो यहाँ पे सॉल्वेंट था 100 डिग्री टेम्परेचर, यहाँ पे मैंने TB लिखा हुआ है। 1 एटमॉस्फेयर वेपर प्रेशर है, वाटर है तो दूसरा है तो दूसरा कोई वैल्यू आएगा। अब मैंने उसमें सॉल्यूशन बना दिया, ये क्या है सॉल्यूशन, तो वेपर प्रेशर डिक्रीज हो गया, वो हम जानते हैं क्यों डिक्रीज होता है। और इसका अगर मुझे वेपर प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर लाना है तो टेम्परेचर इंक्रीज करना पड़ेगा। और टेम्परेचर इंक्रीज करता जाऊंगा, और कोई स्पेसिफिक टेम्परेचर पे
उसका वेपर प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर आ रहा है, तो वो उसका क्या हो जाएगा, बॉइलिंग पॉइंट हो जाएगा। अगर मैं वाटर का बॉइलिंग पॉइंट 373.15 केल्विन ले रहा हूँ, तो 1 मोलर कोई भी सॉल्यूशन बनाऊं तो ये वैल्यू आएगी 370.52 એટલે 7633, इतना केल्विन मुझे मिलेगा, इतना इंक्रीज होगा, ये इतना होगा। 1 मोलर सॉल्यूशन है तो इतना होगा, और इसको ही हम क्या बोलेंगे, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट हमें लिखना है कि भाई बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट इज P10। boiling point of pure solvent is TB0. Boiling point of solution is equal to TB. तो increase in the boiling point is equal to delta TB is equal to, ये ज्यादा है तो TB माइनस TB0, और इसी को ही एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट बोलते हैं। डेल्टा TB इज नोन एज एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। डेल्टा TB अब एक्सपेरिमेंट से वो मालूम पड़ा हुआ है कि भाई डेल्टा TB इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलर कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट। डेल्टा TB क्या बता रहा है, मोलर कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट से डायरेक्टली प्रोपोर्शनलिटी में है। और प्रोपोर्शनलिटी को निकाल दो तो डेल्टा TB इज इक्वल टू KB इंटू M। हियर M इज अ मोलर कंसंट्रेशन, तो मोलालिटी KB मोलर एलिवेशन, मोलर एलिवेशन कांस्टेंट। तो ये आपके फॉर्मूला हो गए सिंपली। ये फॉर्मूला ऊपर से आपको मोलर मास ऑफ सॉल्यूट ढूंढना है, तो इसको थोड़ा चेंज कर लो। डेल्टा TB इज इक्वल टू KB इंटू 1000 इंटू W अपॉन मोलर मास इंटू W0। सब पैरामीटर आप जानते हो, मास ऑफ सॉल्यूट, मास ऑफ सॉल्वेंट एंड मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। मोलर मास ऑफ सॉल्यूट को सब्जेक्ट बनाओ, आपका आंसर आ जाएगा। मोलर मास ऑफ सॉल्यूट इज इक्वल टू KB इंटू 1000 इंटू मास ऑफ सॉल्यूट एलिवेशन इन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट इंटू W0। तो आपको अननोन सब्सटेंस का एक्सपेरिमेंट से मोलर मास मिल जाएगा। अननोन सब्सटेंस का एक्सपेरिमेंट से क्या मिल जाएगा, मोलर मास मिल जाएगा। अभी हमने एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट पढ़ा, और एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट में KB मोलर एलिवेशन कांस्टेंट आता है, उसके बारे में भी थोड़ा लिखना है। तो यहाँ पे डेल्टा TB इज इक्वल टू KB इंटू M आता है, और KB विच इज नोन एज मोलर एलिवेशन कांस्टेंट। तो ये मोलर एलिवेशन कांस्टेंट को मुझे डिफाइन करना हो तो मैं कैसे करूंगा, तो नॉर्मली M ए मोलालिटी है, तो M इज इक्वल टू 1 ले लो, तो डेल्टा TB इज इक्वल टू KB हो जाएगा। और डेल्टा TB क्या है, तो एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। डेल्टा TB क्या है, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, और KB मोलर एलिवेशन कांस्टेंट है। M क्या है, तो मोलालिटी, तो 1 मोल नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट पर 1 kg सॉल्वेंट, तो ये 1 मोल हो जाता है। सबको मिला दो तो मोलर एलिवेशन कांस्टेंट हो जाएगा। मोलर एलिवेशन कांस्टेंट की डेफिनेशन लिखनी हो तो एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट
व्हेन ये लगा दो 1 मोल नॉन वोलेटाइल solute dissolved per 1 kg solvent, then elevation of boiling point is known as molar elevation constant. Elevation of boiling points when 1 mole of non-volatile solute dissolved per 1 kg solvent इज कॉल्ड मोलर एलिवेशन कांस्टेंट। इसी को ये मोलर एलिवेशन कांस्टेंट बोलते हैं। ये जो वैल्यू आ रही है इसी को हम क्या बोलेंगे, मोलर एलिवेशन कांस्टेंट। प्रैक्टिकली हम इसको मेजर कर सकते हैं और इसका यूज करके अननोन सब्सटेंस का मोलिकुलर मास, अननोन सब्सटेंस का मोलिकुलर मास ढूंढ सकते हैं। और अब इसका यूनिट भी मुझे लाना है, तो कैसे लिखेंगे, अभी हमने लिखा था डेल्टा टी बी is equal to Kb into 1000 into W upon molar mass into W0। देखो Kb को सब्जेक्ट बना दो, तो डेल्टा Tb इंटू मोलर मास इंटू W0 अपॉन 1000 इंटू W। अब W और W0 तो नीचे मोल आ जाएगा, डेल्टा Tb इंटू W0 अपॉन 1000 इंटू मोल, मोल ऑफ सॉल्यूट। अब यूनिट ला दो डेल्टा Tb, तो क्या है डेल्टा Tb, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, यूनिट आता है केल्विन में K, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट K, और W0 तो वेट ऑफ सॉल्वेंट किलोग्राम, एंड मोल नीचे है तो मोल इनवर्स, तो यूनिट हो गया Kb का। अब Kb का रिलेशन मुझे लिखना है, रिलेशन बिटवीन Kb एंड मोलर एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन ऑफ सॉल्वेंट। Kb एंड डेल्टा वेपोराइजेशन एंथैल्पी, मोलर वेपोराइजेशन एंथैल्पी ऑफ सॉल्वेंट, ये दोनों के बीच का रिलेशन मुझे लिखना है। तो यहाँ पे आ जाएगा Kb इज इक्वल टू Ma मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट इंटू RTb स्क्वायर, नीचे 1000, RTb स्क्वायर नीचे 1000 इंटू डेल्टा वेपर एंथैल्पी इंटू डेल्टा वेपर एंथैल्पी, सबका कौन सा यूनिट, मतलब Kb तो मोलर एलिवेशन कांस्टेंट, Ma मोलर मास ऑफ प्योर सॉल्वेंट, मोलर मास ऑफ प्योर सॉल्वेंट, R यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, Tb बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट in solution, डेल्टा वेपराइजेशन एंथैल्पी, डेल्टा VAPH, तो इट्स कॉल्ड वेपराइजेशन एंथैल्पी ऑफ सॉल्वेंट। इतने पैरामीटर हम जानते तो Kb, चलो आज अभी हमें डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट पढ़ना है। इसके पहले हमें फ्रीजिंग पॉइंट समझना है। फ्रीजिंग पॉइंट समझने के लिए एक तो मैं वाटर ले लूंगा, ये लिक्विड है आप जानते हो, और वाटर में से मुझे आइस बनाना है, वो सॉलिड है। अब लिक्विड फॉर्म में वाटर होता है तो इसका टेम्परेचर हम नॉर्मल 25 डिग्री अभी ले रहे हैं, तो 273 केल्विन टेम्परेचर। उस टाइम पे उसका प्रेशर मोर देन 6.0
011 इंटू 10⁻³ बार है, उससे ज़्यादा है। पर जब मुझे उसको सॉलिड में कन्वर्ट करना पड़ेगा तो इसका टेम्परेचर डिक्रीज करके 0 डिग्री सेल्सियस, 0 डिग्री है 298 आएगा, मतलब 273 केल्विन टेम्परेचर ले जाना पड़ेगा। तब जो आइस का वेपर प्रेशर बेसिकली होता है 6.011 इंटू 10⁻³ बार। तो इसका वेपर प्रेशर डिक्रीज होता होता क्या होगा, ये ज्यादा था, डिक्रीज होगा, डिक्रीज हो गया 6.011 इंटू 10⁻³ जाएगा 0 डिग्री सेल्सियस, तब जाके वाटर आइस में कन्वर्ट होगा। ये जो टेम्परेचर है उसी का फ्रीजिंग पॉइंट बोलेंगे। इस टेम्परेचर को क्या बोलेंगे, वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट। हुआ क्या, फिर से वाटर लिया, नॉर्मल टेम्परेचर हम बाहर वाटर को रखेंगे, नॉर्मली 25 डिग्री एक्सेप्ट किया हुआ है, 298 केल्विन टेम्परेचर होता है, और उसी टाइम के उसका वेपर प्रेशर आइडियली 6.011 इंटू 10⁻³ बार से ज्यादा होता है, मोर देन दिस वेपर प्रेशर। अब मुझे उसको आइस में कन्वर्ट करना है तो मैं उसको फ्रिज में रखूंगा। फ्रिज में रखूंगा तो जो टेम्परेचर नॉर्मल है उससे डिक्रीज होता जाएगा। जब टेम्परेचर डिक्रीज होता जाएगा तो उसका वेपर प्रेशर ये है, उससे उसका वेपर प्रेशर भी डिक्रीज होता जाएगा। और आइस का वेपर प्रेशर जब वाटर सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है तो इतना वेपर प्रेशर हो जाता है, तो डिक्रीज होते होते इतना वेपर प्रेशर हो जाएगा, तो लिक्विड फॉर्म में उसका जो वेपर प्रेशर था वो डिक्रीज हुआ, सॉलिड फॉर्म में उसका वेपर प्रेशर था इतना हुआ, तो दोनों के बीच का जो वेपर प्रेशर है इक्वल हो जाएगा। तो ये टेम्परेचर जो है उस टेम्परेचर को ये सब्सटेंस का क्या बोलेंगे, फ्रीजिंग पॉइंट। देखो द टेम्परेचर एट विच, यहाँ पे 0 डिग्री सेल्सियस, वेपर प्रेशर ऑफ सब्सटेंस इन इट्स लिक्विड फेस, इन इट्स लिक्विड फेस यहाँ पे था इससे ज्यादा, इक्वल टू इट्स, अब जब इतना हो जाए कि इक्वल टू इट्स वेपर प्रेशर ऑफ इट्स सॉलिड फेस, मतलब लिक्विड फेस और सॉलिड फेस का वेपर प्रेशर इक्वल होगा, वही टेम्परेचर इसका फ्रीजिंग पॉइंट बनेगा। इतना समझना है। अब मुझे डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट समझना है। तो अब हमने आइस बना दिया है, पहले था क्या, वाटर, वाटर में से क्या बना दिया, आइस। आइस क्या है, सॉलिड, वाटर क्या है, लिक्विड। आइस का वेपर प्रेशर 6.011 इंटू 10⁻³ बार है। अब ये आइस में से मुझे सॉल्यूशन बनाना है, आइस में से सॉल्यूशन तो बनेगा नहीं, तो हम क्या करेंगे, वाटर प्लस 1 मोल शुगर, क्या बना दिया, सॉल्यूशन। तो यहाँ पे जो वेपर प्रेशर सपोज x था, तो ये वेपर प्रेशर लेस देन x से भी ये वेपर प्रेशर कम जाएगा। तो इसका मतलब जब इसमें से सॉलिड सब्सटेंस बनेगा, सॉलिड सॉल्यूशन, तो फ्रोजन। अब शुगर को तो हम काउंट करेंगे नहीं, तो बेसिकली सॉल्वेंट हम सॉल्यूशन बोलेंगे, पर फ्रोजन सॉल्वेंट है, पर उसमें सॉल्यूट प्रेजेंट है, इसमें सॉल्यूट प्रेजेंट नहीं है। तो इसका वेपर प्रेशर डिक्रीज टू 6.011 इंटू 10⁻³ डिक्रीज देन बार, इससे भी इसका वेपर प्रेशर डिक्रीज जाएगा, तब जाके वो सॉलिड फॉर्म में मिलेगा। आइस मतलब फ्रोजन सॉल्वेंट इन सॉल्यूशन, तो इसका वेपर प्रेशर इतने से कम जाएगा, तब जाके वो हमें सॉलिड फॉर्म में मिलेगा। तो बात क्या कर रहे हैं, हमें यहाँ 0 डिग्री सेल्सियस पे आइस मिल जाता था, 0 डिग्री सेल्सियस पे, क्योंकि इसका वेपर प्रेशर इतना आ जाता था। तो हमें इतने से कम वेपर प्रेशर लाना होगा, तो टेम्परेचर डिक्रीज करना पड़ेगा। टेम्परेचर क्या करना पड़ेगा,
तब जाके लिक्विड और जो सॉलिड है कंपोनेंट, वो दोनों का वेपर प्रेशर इक्वल होगा और वही उसका क्या होगा, फ्रीजिंग पॉइंट। मीनिंग क्या हुआ कि भाई सॉल्वेंट है उसका जो फ्रीजिंग पॉइंट है उससे उसमें से बना हुआ सॉल्यूशन है उसका फ्रीजिंग पॉइंट डिक्रीज होगा, और इसी को ही हम डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट बोलते हैं। उसी को ही हम क्या बोलेंगे, डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट बोलेंगे। अब उसको ढूंढना है हमें। चलो अब मुझे डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट समझना है, तो एक तो मैं ग्राफ ड्रॉ करूं। ग्राफ ड्रॉ किसके अगेंस्ट किसके करूंगा, तो टेम्परेचर एंड वेपर प्रेशर। यहां पे साथ में लिखता जा रहा हूं वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट। यहां पे मैं वाटर ले रहा हूं, तो इसका 0 डिग्री सेल्सियस मतलब 273 केल्विन टेम्परेचर 6.011 इंटू 10⁻⁻, रहते फ्रीजिंग पॉइंट है। वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट है। अब मैं यहाँ ग्राफ पे एक जो टेम्परेचर है ये पॉइंट कर रहा हूं 6.011 इंटू 10⁻³ बार। तो ये जो प्रेशर आ रहा है वाटर का, उसी टाइम जो टेम्परेचर है वो टेम्परेचर को मैं बोलूंगा TF0। और इसके ऊपर टेम्परेचर जाएगा तो वेपर प्रेशर इंक्रीज होगा, इसके नीचे टेम्परेचर जाएगा तो वेपर प्रेशर डिक्रीज होगा। तो ये ग्राफ मुझे ऐसे मिलेगा। ये पॉइंट से ऊपर लिक्विड सॉल्वेंट है, ये पॉइंट से नीचे फ्रोजन, मतलब यहाँ पे आइस है। नीचे जाओ तो आइस मिलेगा, ऊपर जाओ तो आपको वाटर मिलेगा, वाटर लिया हुआ है तो। और ये टेम्परेचर इसका क्या हो जाएगा, फ्रीजिंग पॉइंट। ये टेम्परेचर सॉल्वेंट का फ्रीजिंग पॉइंट हो जाएगा। अब मैंने वाटर प्लस 1 मोल सॉल्यूट डाल दिया तो वेपर प्रेशर डिक्रीज होगा। तो आइस जब ये बन रहा है तब इसका वेपर प्रेशर ए है, तो सॉलिड फॉर्म में भी इसका वेपर प्रेशर डिक्रीज होगा। अब इतने वेपर प्रेशर पे, इतने टेम्परेचर पे सॉल्यूशन सॉलिड में कन्वर्ट नहीं होगा, क्योंकि सॉलिड का वेपर प्रेशर भी डिक्रीज होता है। तो यहाँ पे जब मैंने सॉल्यूशन बनाया तो उसका वेपर प्रेशर ये आ गया। वेपर प्रेशर क्या है, तो लेस देन 6.011 इंटू 10⁻³ अप्रोक्सीमेटली इतना है। पर इतने वेपर प्रेशर कम होने के बावजूद ये सॉल्यूशन, ये क्या हो गया, सॉल्यूशन हो गया, सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट नहीं होगा, क्योंकि सॉलिड स्टेज में भी, सॉलिड स्टेट जब आता है उसी टाइम पे भी उसका वेपर प्रेशर अब इससे कम और ज्यादा कम होना चाहिए। तो ये कंडीशन में लिक्विड है, इसके आगे जाओ तो भी ये लिक्विड है, इसको लिक्विड सॉल्यूशन, टेम्परेचर डिक्रीज करते जाओ तो भी लिक्विड सॉल्यूशन है। पर जब ये ग्राफ को टच हो जाता है, इतना वेपर प्रेशर इसका आ जाता है, तब जाके वो सॉलिड में कन्वर्ट हो जाता है, तब जाके ये सॉलिड में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये फ्रोजन सॉल्वेंट यहां से नीचे इन सॉल्यूशन, तो वी राइट डाउन फ्रोजन सॉल्यूशन, यहां से फ्रोजन सॉल्यूशन हो जाएगा, मतलब सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट होगा। तो एयर टेम्परेचर सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट होगा, विच इज नोन एज TF। और वो जो डिफरेंट है, सॉल्वेंट का फ्रीजिंग पॉइंट ए है, सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट ए, विच इज नोन एज डेल्टा TF, डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट। इसी को ही हम क्या बोलेंगे, डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट। तो यहाँ पे TF डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट है, TF0
सॉरी, TF0 फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट है, TF फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, और दोनों के बीच का डिफरेंट है विच इज नोन एज डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट। इसका डिफरेंट को ही हम डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट बोलते हैं। और अब इसको हमें लिखना है TF0 इज इक्वल टू फ्रीजिंग of pure solvent, TF is equal to freezing point of solvent in solution, मतलब सॉल्यूशन में इसका फ्रीजिंग पॉइंट है, तो डेल्टा TF इज इक्वल टू डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट। इसकी वैल्यू डेल्टा TF कितनी मिलेगी, तो TF0 ज़्यादा है तो उसको हम पहले लिखेंगे TF0 माइनस TF, तो दिस इज नोन एज डेल्टा TF को क्या बोलेंगे, डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट। वही डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट, और एक्सपेरिमेंट से ये प्रूव हुआ है, बाय एक्सपेरिमेंट इट इज प्रूव डेल्टा TF इज प्रोपोर्शनल टू M, मतलब डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलर कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्वेंट। तो ये आपको डेल्टा TF प्रोपोर्शनल टू M मिल जाएगा, और डेल्टा TF प्रोपोर्शनलिटी निकाल दो तो डेल्टा TF इज इक्वल टू KF इंटू M मिलेगा। यार KF इज ए मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट, KF को क्या बोलेंगे, मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट। और इसके बाद हम आगे डिस्कशन करेंगे कैसे सब KF M और ये सब का। चलो हमने फॉर्मूला लिख दी, डेल्टा TF इज इक्वल टू KF इंटू M। KF is equal to molar depression constant, एक है मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट है। अब डेल्टा TF जो लिख दिया है तो यहाँ पे आगे लिखेंगे डेल्टा TF इज इक्वल टू KF इंटू M, मोलालिटी तो 1000 इंटू W अपॉन मोलर मास इंटू W0, ये सब जानते हो आप। W इज इक्वल टू वेट ऑफ सॉल्यूट, W0 वेट ऑफ सॉल्वेंट, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। तो यहाँ पे हमें डेल्टा TF मिलेगा। अननोन सब्सटेंस है तो उसका मोलर मास ढूंढना है तो फॉर्मूला चेंज हो जाएगी, उसको सब्जेक्ट बनाओ डेल्टा, मोलर मास को, तो डेल्टा TF हेलो, ये फॉर्मूला यार, आपको अननोन सब्सटेंस का मोलर मास चाहिए तो आपको मोलर मास को सब्जेक्ट बनाना है, तो मोलर मास इज इक्वल टू KF इंटू 1000 इंटू W अपॉन डेल्टा TF इंटू W0। तो आपको अननोन जो भी सब्सटेंस है उसका मोलर मास मिल जाएगा। ये वैल्यू KF की जो अभी हम आगे देखेंगे, डेल्टा TF प्रैक्टिकली वैल्यू मिलता है, ये नॉन है, ये नॉन है, ये भी आप जानोगे तो आपको ये मोलर मास ऑफ सब्सटेंस अथवा तो सॉल्यूट मिल जाएगा। चलो अब KF हमें कैसे मिलता है, तो KF के बारे में लिखते हैं। तो ये हमें फॉर्मूला लिख दिए, तो डेल्टा TF इज इक्वल टू KF इफ मोलालिटी इज इक्वल टू 1। मोलालिटी 1 हो जाती है तो डेल्टा TF एक KF हो जाता है। मोलालिटी 1 कब हो जाती है, तो 1 मोल नॉन वोलेटाइल solute dissolved or 1 kg सॉल्वेंट। अब ये 1 मोल होता है
जब हम 1 मोल नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को 1 kg सॉल्यूट में डिसॉल्व करते तो ये डेल्टा टी अब क्या है, तो यहाँ पे लिखा है डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट। तो के अब क्या है, तो मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट। तो मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट किसको बोलते, तो डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट when 1 mole of non-volatile solute is dissolved per 1 kg solvent, तो is called depression of freezing point is called molar depression constant। depression of freezing point is known as molar depression constant। इसी को molar depression constant डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट को मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट बोलेंगे। अब इसका यूनिट, तो हमें उसका यूनिट डिराइव करना है। तो ये के आपको सब्जेक्ट बनाओ, के एफ इज इक्वल टू मोलर मास इंटू डेल्टा टी एफ इंटू W0 अपॉन 1000 इंटू W। तो मोलर मास एंड W0 तो नीचे मोल आ जाएगा, तो के एफ इज इक्वल टू डेल्टा टी एफ इंटू W0 अपॉन 1000 इंटू मोल। यूनिट हो जाएगा डेल्टा टी एफ, तो उसका यूनिट होता है केल्विन, W kg में और मोल नीचे तो मोल इनवर्स। तो एक आपका के एफ का यूनिट हो गया, के एफ का आपको रिलेशन बिटवीन के एफ एंड डेल्टा फ्यूजन एंथैल्पी। तो यहाँ पे हम लिखेंगे के एफ इज इक्वल टू एम ए इंटू आर टी स्क्वेयर अपॉन डेल्टा फ्यूजन एंथैल्पी इंटू 1000। तो इससे हमें मिल जाएगी के एफ की वैल्यू। यहाँ पे जो लिखा हुआ है वो सब पैरामीटर हमने आगे लिख दिया है। तो एम ए क्या है, तो मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट है, आर यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है, टी यहाँ पे लिखना पड़ेगा हमें टी एफ। तो टी एफ है फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट, डेल्टा एफ यू एस एच। तो एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन ऑफ सॉलिड सॉल्वेंट, एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन ऑफ सॉलिड सॉल्वेंट। तो ये सब आप जानते हो तो आप के एफ की वैल्यू ढूंढ सकते हो। तो ऐसे हमें पूरी डिटेल में पढ़ना है के एफ और के बी। थैंक यू।